केंद्र सरकार ने भारत के चुनावी और लोकतांत्रिक ढांचे में युगांतरकारी बदलाव लाने के लिए 3 नए विधेयकों का मसौदा पेश किया, जो कि मुख्य रूप से लोकसभा की क्षमता बढ़ाने और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन पर केंद्रित रहने वाला है। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से सरकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या को मौजूदा, जो कि 543 है, उससे बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की तैयारी में है। अब इसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की होगी। ये बड़ा बदलाव 1971 की जनगणना के पुराने आधार को छोड़कर 2026 के बाद होने वाली नई जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगा। अब इन विधेयकों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इनके पारित होने से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को मिलने वाला 33% आरक्षण भी प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक शक्तिशाली परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किया करेंगे। यह आयोग जनसंख्या के नए अनुपात के हिसाब से ये तय करेगा कि किस राज्य को कितनी अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, जिससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को एक नई और आधुनिक व्यवस्था खड़ी होगी और मजबूती मिलेगी। पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में भी बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए, ताकि वे नए परिसीमन और महिला आरक्षण के सांचे में फिट हो पाए, काम कर पाए। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्या है। 543 सांसदों से काम तो चल ही रहा था, तो आखिर 850 की संख्या की जरूरत क्यों पड़ी? इस बदलाव की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि पिछले 50 वर्षों में भारत की आबादी में भारी इजाफा हुआ। वर्तमान में एक सांसद पर औसतन 25 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करने का बोझ है, जो कि वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत ज्यादा है। जबकि लोकसभा की सीटें जब बढ़कर 850 हो जाएंगी तो निर्वाचित सदस्यों पर जनता का दबाव कम होगा और वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान देंगे। अधिक विकास होगा, विकास तेजी से होगा, ऐसी परिकल्पना है। अब उदाहरण के तौर पर अगर आप समझें, आपको हम बताएं तो उत्तर प्रदेश या फिर बिहार जैसे बड़े राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ रही है, तो वहां पर सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि भी होगी, जिससे आम नागरिकों की पहुंच अपने प्रतिनिधि यानी कि अपने सांसद महोदय तक आसानी से हुआ करेगी। जैसे एक छोटी कॉलोनी के लिए एक पार्षद होना ज्यादा प्रभावी होता है, वैसे ही कम आबादी पर एक सांसद होने से जमीनी लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, काम आसान से होता है, मतलब आसान तरीके से सारी चीजें हो पाएंगी, आपकी पहुंच भी सांसद तक होगी और इसके साथ ही क्षेत्र के विकास कार्यों में अधिक समय नहीं लगेगा, फंड की कमी महसूस नहीं होगी और आप देखेंगे कि विकास तेजी से हुआ। हालांकि इस प्रक्रिया में उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच एक बड़ा संतुलन बनाने की चुनौती खड़ी होने वाली है। दक्षिण के राज्यों का अक्सर ये तर्क रहा कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया, इसलिए परिसीमन के बाद उनकी तुलना में उत्तर के राज्यों का पलड़ा भारी रहेगा। ये परिसीमन आयोग की मुख्य जिम्मेदारी होगी कि वो क्षेत्रीय समानता और भाषाई प्रतिनिधित्व के बीच कैसे तालमेल बैठाएगा, ताकि किसी भी क्षेत्र को उपेक्षित महसूस ना हो। अब इसके साथ ही महिला आरक्षण का लंबे समय से अटका हुआ सपना अब हकीकत में तब्दील होगा, क्योंकि आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ दिया गया। इसलिए नई सीटें बढ़ते ही संसद में महिलाओं की भागीदारी वर्तमान संख्या से बढ़कर सीधे 280 के आंकड़ों के आसपास आपको नजर आएगी। अब केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी प्रावधान है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसके लिए विशेष तौर तरीके निर्धारित किए जाएंगे, जैसे कि पुडुचेरी में नामांकित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 करना, उनमें महिलाओं का अनिवार्य स्थान होना। अब ये पूरा ढांचा नई संसद की क्षमता के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, जहां पर करीब 888 सदस्यों के बैठने के लिए पहले से जगह सुनिश्चित है, जगह बनाई गई है। यानी कि जो आप अभी संसद भवन के दोनों सदन देखते हैं, जिसमें राज्यसभा आपको लाल सीटों के साथ नजर आता होगा और लोकसभा हरी सीटों के साथ ग्रीन सीटिंग अरेंजमेंट के साथ, तो वहां पर बैठने की पहले से ही पर्याप्त संख्या है। यानी कि ये प्लान पहले से ही सरकार के दिमाग में चल रहा था और उसी रूपरेखा के साथ उन सीटों को तैयार
तैयार किया गया, जो कि आने वाले दिनों में ये 800 से अधिक सांसदों के लिए इस्तेमाल होगी। अब इस बड़े बदलाव का फायदा क्या होगा, ये जानना जरूरी हो जाता है। अब इसका बड़ा फायदा ये है कि चुनावी राजनीति अधिक समावेशी और जवाबदेह बनेगी। नुकसान की बात करें तो केवल जनसंख्या को आधार बनाने से बड़े राज्यों का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ने की आशंका है। कुल मिलाकर यह कदम भारत को एक आधुनिक और जनसंख्या के अनुपात में सटीक प्रतिनिधित्व देने वाले लोकतंत्र की ओर ले जाएगा, जो कि 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल होगा। अभी इसके कई लूप होल्स भी आने बाकी है, जिसका विपक्ष जोर शोर से उठाने की तैयारी में लगे हैं और देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस पर कैसी बहस होती है, विपक्ष उसको कितना सही मानता है और सरकार जो कि 2029 के चुनावों में इसे लागू करने की तैयारी में है, तो विपक्ष कितना उनका साथ दे पाएगा। बहरहाल मामले को आप कैसे देख रहे हैं, इस बढ़ती संख्या वाले पूरे गणित को लेकर आपके मन में अगर कोई राय है, कोई संशय, कोई सवाल, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.